नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और सभी के एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। यदि आपने मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैराथन क्लास की लिंक दे रखी है, जिसमें मैंने टॉप 11 क्वेश्चन कराए हैं। उसमें ट्रिपल सी की सभी चैप्टर और सभी चैप्टर के साथ साथ फुल फॉर्म शॉर्टकट की ट्रू पास सभी क्वेश्चन कराए हैं। तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें आपके क्वेश्चन बाइलिंगुअल होने वाले हैं, मींस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है और वीडियो के अंत में बताना है कि टोटल आपने 40 में से कितना स्कोर किया है। और जिस प्रकार से ट्रिपल सी पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके लिए इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। तो पूछा गया है पहला क्वेश्चन, G2G का नाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। G2G होता है, क्या इसका फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो G2G होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो G2G का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है उमंग ऐप में जो एन होता है आखिर इसका क्या अर्थ होता है? जो उमंग ऐप होता है आखिर उसमें जो एन होता है उसका क्या नाम होता है? तो उमंग ऐप का नाम होता है न्यूज। अब एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पूरी फुल फॉर्म न पूछकर सिर्फ एक या दो अक्षर पूछ लेता है। जैसे कि HTTPS में आपने देखा हो HTTPS में पूछता है, जो HTTPS में सिर्फ एस है, आखिर एस का क्या मतलब होता है? तो एस का मतलब होता है यहाँ पर सिक्योर और एन का मतलब होता है न्यूज। इनको याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जामिनर आपको कुछ इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछने लगा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आधार कार्ड इज इशूड बाय होम। तो आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आधार कार्ड को UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड को UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए आप क्या उपयोग करेंगे? तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे हम यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रयोग करेंगे, जिससे हम तत्काल वास्तविक समय में संचार कर सकें। अगले क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में NEGP कब लॉन्च किया गया? जो NEGP है आखिर इसको कब लॉन्च किया गया? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो NEGP की फुल फॉर्म होती है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। आखिर इसको कब लॉन्च किया गया था? तो आप कहेंगे सर इसको 18 मई 2016 में लॉन्च किया गया था। NEGP को कब लॉन्च किया गया था? तो यह 18 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है UPI। जो UPI होता है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। किसके द्वारा विकसित किया गया है? जो UPI है आखिर ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आप कहेंगे जो UPI है इसको NPCI द्वारा विकसित किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जो UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आखिर इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बैंक किस पर ब्याज देता है? जो बैंक है, जैसे आप बैंक में ब्याज लेने जाते हो, बैंक किस पर ब्याज देता है? तो बैंक उसी पर ब्याज देगा कि आपको कितना ब्याज देना है, जितनी आपने धनराशि जमा की होगी। ऐसा तो है नहीं कि आपके अकाउंट में 5,000 है और आपको ब्याज मिलने लगे 50,000 रुपये का। ऐसा नहीं होता है। आपके अकाउंट में जितनी धनराशि जमा होती है आपको उसी के अकॉर्डिंग ब्याज मिलता है। 10,000 के हिसाब से मिलेगा और 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख रुपए के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। तो बैंक किस पर ब्याज देता है? तो बैंक देता है ब्याज जमा राशि या डिपॉजिट पर देता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो पे चेक का भुगतान कैसे किया जाता है? जो पे चेक का भुगतान है आखिर ये कैसे किया जाता है? तो आप कहेंगे इसका भुगतान किया जाता है बाय डिपॉजिटिंग इनटू बैंक अकाउंट। बैंक खाते में जमा करेंगे। जब आप अमाउंट को बैंक खाते में जमा करेंगे तो आप इसका पे चेक का भुगतान कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? चेक होता है, जैसे आपको कोई व्यक्ति चेक देता है तो आप जैसे आप उसको घर में रखे हैं, 1 महीने रखे हैं, 2 महीने रखे हैं, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने, तो आपकी जैसे कि आपके पास कोई चेक है, जैसे आपके पास 5,000 रुपये की चेक, कितनी भी चेक है, या यदि आप उसको 3 महीने से अधिक रखते हैं तो वो आपकी चेक बेकार हो जाएगी, जो आपका अमाउंट है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो एक चेक की वैधता कितनी रहती है? तो एक जो चेक होता है उसकी वैधता होती है 3 महीने की।
एक चेक की वैधता कितने दिन की होती है? तो चेक की वैधता होती है 3 महीने की। यदि आपके 3 महीने ज़्यादा होते हैं तो वो आपकी चेक क्या हो जाएगी, फ़ाल्स हो जाएगी और आप जब उसको निकालने पैसे निकालने जाएंगे, यदि 3 महीने से अधिक हो जाते हैं तो वो बैंक वाला कहेगा अब इसमें कोई अमाउंट आपका नहीं है, क्योंकि जो चेक की वैधता होती है वो सिर्फ 3 महीने होती है। यदि आप 3 महीने पहले अमाउंट निकाल लेते तो आपका आ जाएगा, इसके बाद ये आप चेक कोई वैलिड नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, बैंक किस पर ऋण देता है? जो बैंक है आखिर जो आपको ऋण देगा, आखिर वो किस अकॉर्डिंग देगा? तो जो बैंक है वो आपको ऋण दे सकता है ऑप्शन ए गोल्ड ऑन पर और LIC पॉलिसी पर भी दे सकता है, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर भी दे सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया था नहीं देता है। तो क्या है, जो बैंक है आपको इन तीनों पे दे सकता है ऋण, गोल्ड पे दे सकता है, LIC पर और NCS पर दे सकता है, लेकिन जो आपका लॉटरी वाला टिकट है इस पर ऋण नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बैंक किस पर ऋण नहीं देता है? तो याद रखना है जो बैंक है ये आपकी लॉटरी जो टिकट लगती है, जो लॉटरी का टिकट होता है उस पर बैंक कोई आपको वो ऋण नहीं देता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है AEPS, जो AEPS का पूर्ण नाम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो AEPS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? AEPS का पूर्ण रूप होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आपको ऐसे ही फुल फॉर्म को याद करके जाना है, केवल लगभग 4 से 5 फुल फॉर्म आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है POS का पूर्ण रूप क्या होता है या अर्थ क्या होता है? तो POS का अर्थ होता है पॉइंट ऑफ सेल। POS का अर्थ होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित होता है? जो वन टाइम पासवर्ड होता है आखिर ये क्यों सुरक्षित होता है? तो आप कहेंगे सर यदि हमें किसी चीज़ को लॉगिन करना होता है तो हमें जो आप OTP भेजते हैं ये सिर्फ एक बार के लिए वैलिड होता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने एक बार OTP को भर लिया है और जब जैसे आपने गलती से लॉग आउट हो गया है फिर आप उसी OTP को डाल दें, तो ऐसा नहीं होता है। जो OTP होता है यह अद्वितीय होता है। यदि इसकी वैल्यू कितनी बार होती है? एक OTP की वैल्यू सिर्फ एक बार होती है। जैसे कि आपने एक बार OTP भेज दिया और आप बैक करके वापसी आ गए, आपने फिर दोबारा नंबर रजिस्टर किया तो जो दोबारा OTP जाएगा तो जो पहला वाला OTP गया है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो जो OTP होता है ये सिर्फ वन टाइम के लिए आपका वैलिड होता है, ये आपको सिर्फ एक बार काम करेगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यूनिक फॉर एवरी एक्सेस। ये प्रत्येक एक्सेस के लिए यूनिक होता है, प्रत्येक एक्सेस के लिए यूनिक होता है, उसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? तो मोबाइल बैंकिंग सेवा इनमें से कौन सी है? तो आप कहेंगे आप मोबाइल बैंकिंग की मदद से बैलेंस को चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में कितना है। आप मोबाइल बैंकिंग की मदद से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है RTGS का पूर्ण रूप क्या है? जो RTGS है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो RTGS का पूर्ण रूप होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो RTGS का पूर्ण रूप होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आधार सीडिंग क्या है? जो आधार सीडिंग है आखिर ये क्या होती है? तो आधार सीडिंग आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपको इस बारे में पता होना चाहिए आधार सीडिंग होती है वो क्या होती है। तो आधार सीडिंग होती है कि जो आपका आधार कार्ड है वो बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। जो आधार कार्ड है उसको बैंक खाते से जोड़ना वो आधार सीडिंग कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा लिंक आधार टू बैंक अकाउंट। जो आधार कार्ड है वो आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ये आपकी आधार सीडिंग कहलाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? जो भारतीय मुद्रा चिन्ह है आखिर इसको आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? व्हेन वाज इंडियन करेंसी सिंबल ऑफिशियली अडॉप्ट। तो आंसर होगा इसको 15 जुलाई 2010 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो इसको 15 जुलाई 2010 में अपनाया गया। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चेक के त्वरित निपटान के लिए क्या उपयोग होता है? जो चेक होता है उसके तुरंत निपटान के लिए क्या प्रयोग होता है? तो जैसे कि आप बैंक जाते हैं तो वो चेक तुरंत उसको रीड करती है, वो कौन सी डिवाइस से करती है? तो आपका आंसर होगा वह MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन से क्या करती है? वो तुरंत उसको रीड करती है। तो आपसे पूछ सकते हैं जो MICR होती है ये किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो आप कहेंगे यह एक इनपुट डिवाइस होती है। MICR ये किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो यह एक इनपुट डिवाइस होती है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IMPS का अर्थ क्या है। जो IMPS है आखिर इसका अर्थ क्या होता है। तो IMPS होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो IMPS की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेट बैंकिंग सुविधा कौन देता है। जो नेट बैंकिंग सुविधा है आखिर ये कौन देता है। तो आंसर होगा SBI, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या ऑल ऑफ दी। तो आंसर होगा सभी। ये सभी बैंक होती हैं, ये आपको नेट बैंकिंग की सुविधा देती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा गया है ATM डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं। जो ATM होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आखिर इसमें कितने अंक होते हैं। तो आपने अभी तक गिने नहीं होंगे तो आप लोग गिन सकते हैं। जो ATM होता है आखिर उसमें कितने अंक होते हैं। तो आंसर होगा उसमें टोटल 16 अंक होते हैं। आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आधार कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ATM में मैंने बता दिया कि 16 अंक होते हैं। आपको बताना है कि जो आधार कार्ड होता है आखिर इसमें टोटल कितने नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है यदि मशीन वातावरण के अनुसार कार बदलें तो वह क्या कहलाती है। यदि मशीन वातावरण के अनुसार कार बदलें तो वह क्या कहलाती है। तो वो आपकी कहलाती है इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। वो क्या कहलाती है। वो कहलाती है आपकी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है AI के लिए समान भाषा कौन सी होती है। जो AI का फुल फॉर्म होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके लिए समान भाषा कौन सी होती है। तो AI के लिए जो समान भाषा होती है वो होती है पाइथन। AI के लिए समान भाषा कौन सी होती है। तो AI के लिए जो समान भाषा होती है उसको बोला जाता है पाइथन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24 में डिजिटल साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है। जो डिजिटल साक्षरता मिशन है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। जो डिजिटल साक्षरता मिशन का उद्देश्य होता है नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाना। नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाना ये किसका उद्देश्य होता है। यह आपका डिजिटल साक्षरता का उद्देश्य होता है, नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25 में निम्न में से कौन AI एजेंट का प्रकार है। तो AI एजेंट का प्रकार कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव में सिंपल AI एजेंट, लर्निंग AI एजेंट और गोल बेस्ड AI एजेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाए, AI एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है AI के दृष्टिकोण होते हैं। जो AI होता है इसके दृष्टिकोण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो AI के दृष्टिकोण होते हैं वो स्ट्रांग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, अप्लाइड होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जो AI के दृष्टिकोण होते हैं स्ट्रांग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं और साथ साथ आपके अप्लाइड भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस आर्किटेक्चर को सिस्टोलिक एरे कहते हैं। जो सिस्टोलिक एरे होता है आखिर किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे जो MISD होता है ये आपका मल्टी इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम ये होता है आपका। पूछा गया है किस आर्किटेक्चर को सिस्टोलिक एरे कहते हैं। तो सिस्टोलिक एरे के बारे में पूछा गया है, ये होता है आपका MISD मीन्स मल्टी इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा जाएगा MISD। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है AI एजेंट वातावरण से कैसे जुड़ता है। जो AI एजेंट है आखिर ये पर्यावरण से कैसे जुड़ता है। तो AI एजेंट आपका ये पर्यावरण से जुड़ता है, ये आपका सेंसर और प्रीसीवर की मदद से जुड़ता है। किसकी मदद से जुड़ता है। सेंसर और प्रीसीवर की मदद से आपका AI एजेंट पर्यावरण से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी AI की शाखा है। तो AI की शाखा हो जाएगी आपकी मशीन लर्निंग। निम्न में से कौन सी आपकी AI की शाखा है। तो आंसर होगा जो AI की शाखा है वो होती है आपकी मशीन लर्निंग। आपको कमेंट करना है जो IoT होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। IoT की फुल फॉर्म क्या होती है इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है AI का मुख्य उद्देश्य क्या। जो AI है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो AI का मुख्य उद्देश्य होता है बुद्धिमान के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। जो बुद्धिमान की व्याख्या करें मीन्स क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लेन इंटेलिजेंस टाइप। जो बुद्धिमान बुद्धि के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या वो आपका AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको कमेंट करना है कि आपका ट्रिपल सी एग्जाम कब और किस जगह पर होने वाला है। इसका आंसर आपको जरूर कमेंट करना है कि जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम है ये आपका कब और कहां पर होने वाला है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है AI को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया। जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आखिर इसको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो आपका आंसर होगा बेस्ड ऑन
कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनलिटी, क्षमताओं और कार्य क्षमताओं के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आधार आधारित भुगतान प्रणाली एईपीएस में लेन देन के लिए क्या आवश्यक होता है। मीन जो एईपीएस है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसमें लेन देन के लिए क्या आवश्यक होता है। डेबिट कार्ड आवश्यक होता है तो आप कहेंगे नहीं, पैन कार्ड आवश्यक होता है तो नहीं, ओटीपी एंड ईमेल होता है तो नहीं, आप क्या कहेंगे उसमें आपका आधार नंबर होना चाहिए और साथ साथ आपके फिंगरप्रिंट होने चाहिए, जिससे कि आप तुरंत अमाउंट निकालते हैं। जैसे कि आपके एक कैफे में जाते हैं और कहते हैं ये मेरा आधार कार्ड है, मुझे इससे पैसे निकालने, तो आपको वहाँ पर क्या लगता है, आपको वहाँ पर आधार नंबर लगता है और साथ साथ आपका फिंगरप्रिंट लगता है और आप जितना अमाउंट कहते हैं वो उतना आपका अमाउंट निकाल देता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33, यूपीआई में ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या आवश्यक होता है। जब आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आखिर उसमें क्या आवश्यक होता है, तो आंसर होगा आपका उसमें यूपीआई आईडी, जो यूपीआई की आईडी है आपकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की आईडी, और एम पिन मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपके दोनों आवश्यक होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या। जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ द डिजिटल इंडिया कॉम्पिजन। तो आंसर होगा आपका नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भीम ऐप किस तकनीक पर आधारित है। जो भीम ऐप है, आखिर ये किस तकनीक पर आधारित है, तो आपका आंसर होगा यह यूपीआई पर आधारित है। भीम ऐप किस तकनीक पर आधारित है, तो यह यूपीआई पर आधारित है। भीम ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है, तो भीम ऐप की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आपसे इन 4-5 में से जो 5 फुल फॉर्म है, इनमें से एक ना एक आपके एग्जाम जरूर आने वाली है। भीम ऐप की फुल फॉर्म होती है, इनको आप लिख लीजिए, भीम ऐप की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है आपकी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एईपीएस की फुल फॉर्म होती है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस की फुल फॉर्म होती है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एंड आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस ये आपकी आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है। आप इन ये जो 5 फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई हैं, आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए, जिससे कि ये सारी को फुल फॉर्म आपको याद हो जाए। जैसे कि आप ये 5 फुल फॉर्म लिख देते हैं, तो क्या मानिए आप इस प्रकार से मानिए कि आपको सारी 5 फुल फॉर्म याद हो गई हैं, क्योंकि आपको एक ना एक फुल फॉर्म आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एआई का कौन सा क्षेत्र भाषा समझने में संबंधित है। तो एआई का कौन सा क्षेत्र है जो भाषा समझने के लिए संबंधित है, तो आपका आंसर होगा जो होता है आपका एनएलपी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैप्चर का प्रयोग किसके लिए, जो कैप्चर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो कैप्चर होता है इसका प्रयोग होता है मानव और बॉट्स को अलग करने के लिए। मानव और बॉट्स को अलग करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो मानव और बॉट्स को अलग करने के लिए कैप्चर का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बीपीए। जो बीपीए शब्द किससे संबंधित है, तो आंसर होगा यह जो बीपीए शब्द होता है यह आपका किससे संबंधित होता है, तो आंसर होगा यह आपका यूपीआई से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है, तो आपका आंसर होगा जो डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है वो आपका फोन पे है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो आपका लास्ट क्वेश्चन है एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट उदाहरण क्या है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नोटपैड, अमेजॉन एलेक्सा, ये विंडो पेंट। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा हो।